अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 103 कैफ 6 का स्टार्ट हो गया है जी। नॉट आउट, स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। ज़रा टाइमिंग भी अच्छी हो गई है, रन रेट भी ऊपर अब कर रहे हैं ना। जैसे कि पिछले लेक्चर में 2 पार्ट थे, मिला जुला के कोई 4.5 घंटे की क्लास बन गई थी, हैं जी। तो कोई बात नहीं। पार्ट 2 के अंदर जो 2 क्वेश्चंस थे वो 2 क्वेश्चंस काउंट लिमिटेड, जिसके अंदर 41 थोड़ा रिवाइज करते हुए आधा पौना घंटा लग गया था। लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग दी थी आप लोगों को, तो उसमें मसला ये था कि लास्ट टाइम वाले बच्चों ने 41 पढ़ा नहीं हुआ था, इसलिए थोड़ा सा उनको पढ़ाना पड़ा था। आप लोगों ने तो पढ़ा हुआ था, तो वो स्किप तो नहीं किया था। किस किस ने स्किप नहीं किया था? नहीं किया था, फ़ायदा हुआ उससे, थोड़ी सी रिवीजन होगी ना, क्विक रिव्यू। क्योंकि बहरहाल आपने भी 6 महीने पहले ही पढ़ा हुआ था, तो भूला होता है। और काउंट लिमिटेड वाला सवाल कंप्लीट हो गया। फिर सेफगार्ड वाला सवाल था, वो सवाल भी अच्छा सवाल था। कोई ऐसी चीज़ इन दोनों सवालों के अंदर, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ ना आई हो, कोई एडजस्टमेंट, कोई ऐसा मसला, प्लीज़ बताइए जी। क्वेश्चन नंबर काउंट वाला किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया? ये रहा जी। क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, और ये हमने लेक्चर नंबर 102 का पार्ट 2 था, ठीक है जी। उसके अंदर हमने इसको किया। कोई मसला इसके अंदर? बोलो। नहीं है? ओके है। उसके बाद 12 के अंदर भी थोड़ा सा मैंने एंड पे डंडी मारी थी। वो डंडी ये मारी थी कि मैंने IFRS 8 का नोट आपसे नहीं बनवाया था, एक्सपेक्टिंग दैट कि आप ये वाला नोट बना देंगे। थोड़ी बहुत गपशप लगा ली थी बाहर, ठीक है जी। तो ठीक है, जो मैंने करवाया वो तो हो गया आपसे। किसी ने IFRS 8 का नोट भी बना लिया था? किसी ने नहीं बनाया, इतनी जहमत नहीं की। चलें इसको फिर अब बनाते हैं इंशाल्लाह। पहले डिस्क्लोजर पूरा कर लें, फिर मैं खुद ही बनवाता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने नहीं ना किया, देख लें अब। अच्छा जी, हम डिस्क्लोजर्स पढ़ रहे थे, और डिस्क्लोजर्स में हमने सबसे पहले PNL के डिस्क्लोजर्स पढ़े थे। ज़रा मेरा भी सबक सुने ना। PNL के कितने डिस्क्लोजर हैं? कंपनीज एक्ट के 5। नंबर 1, सेल्स में से एज अ सेपरेट लाइन आइटम शो करें, ग्रॉस सेल्स में से एज अ सेपरेट लाइन आइटम शो करें सेल्स डिस्काउंट और सेल्स टैक्स। नंबर 2 डिस्क्लोजर ऑल्टर रेमुनरेशन। ऑल्टर रेमुनरेशन के बारे में था कि जी आपने ग्रॉस, जो ऑल्टर को पे किया, वो ग्रॉस अमाउंट को आपने शो करना है, और फिर उसको तोड़ के दिखाना है कितने पैसे आपने उसको ऑडिट फी की मद में दिए। यूँ हमने याद रखा हुआ है ना, वरना उसे तो कहा था कि फॉर सर्विसेज अदर देन ऑडिट, और ठीक है, बार ऑडिट फी के लिए कितने पैसे दिए, अदर एक्सपेंसेस के लिए कितने दिए, अदर सर्विसेज के अगेंस्ट कितने पैसे दिए, और अदर सर्विसेज को फिर स्पेसिफाई भी करना था। और अगर ये जॉइंट ऑडिटर्स हैं आपके कोई, तो ये सारी बातें आपने सेपरेटली उन सब के लिए बतानी है, जॉइंट ऑडिटर्स के लिए, ठीक है जी। तीसरा नोट हमारा था रॉयल्टी पेड। अगर आपने किसी को रॉयल्टी पे की है तो उसका नाम, उसका रजिस्टर्ड एड्रेस, और उससे साथ कोई रिलेशनशिप अगर है तो वो बताएं। नंबर 4 था हमारा डोनेशन। डोनेशन के बारे में हमने कहा था कि अगर आपने डोनेशन जो दिया है, और वो ऐसे डोनी को दिया है जिसमें डायरेक्टर या उसके स्पाउस का कोई इंटरेस्ट है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट आपने डिस्क्लोज करना है डोनी का नाम, अमाउंट, नाम और इंटरेस्ट जो है। और अगर इसके अलावा कोई डोनेशन है तो उसका रूल क्या था? हायर ऑफ 1 मिलियन और 10% ऑफ टोटल डोनेशन। अगर इस थ्रेश होल्ड से ऊपर है तो फिर आपने सिर्फ क्या बताना है? नाम ऑफ डोनी, ठीक है, ओके हो गया। और फिर 5वां मुश्किल तरीन नोट कौन सा था? चीफ एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स के लिए आपने कुछ बातें बतानी थी। ये मैंने आपको याद कराया था। फी, मैनेजरियल सर्विस, मैनेजरियल रेमुनरेशन, कमीशन और बोनस, फिर रीइंबर्सेबल एक्सपेंसेस और परक्विजिट्स, कैश वाले भी और इन काइंड वाले भी। कैश वाले हमने टेबल में शो किए थे, इन काइंड वाले अदर्स। और इन काइंड वालों के लिए कुछ बताएं कि किस किस लिए हैं, यानी उसकी क्या थी नेचर, और अगर पॉसिबल हो तो उसका फाइनेंशियल इफेक्ट, यानी कि उसका कोई फेयर वैल्यू भी बताएं। उसके बाद हमने कहा था जी कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट पे किए हैं, वो बताएं, और एनी अदर सर्विसेज के अगेंस्ट को पैसे दिए तो वो बताएं, ठीक है जी। ये 7 बातें हमने लिखी थी, याद है? फिर इसको आपने लिख लिया अपने सफ़ों के ऊपर, फ़ायदा हो रहा है उससे। अच्छा, उसके बाद फिर बैलेंस शीट के अंदर, आज तक तो वैसे एसेट साइड से शुरू करते थे, लेकिन बस सवालों की तरतीब कुछ ऐसी चली, हमने 1 किया, 2 किए, 3 किए, तो वो फिर मेरे दिल में आया कि चले कैपिटल वाला नोट ज़रा पक्का होगा तो उसी तरह से चल पड़े। तो फिर हमने बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर जो बनाए थे, उसके अंदर हमने कहा था जी कैपिटल एंड रिजर्व्स का नोट।
तो रिजर्व्स के बारे में हमें कहा था कि शेयर कैपिटल और रिजर्व्स को, बिल्कुल उसने यूं बोला था, कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व को सेपरेटली शो करें, ठीक है। और उसमें फिर इसने यूं कहा था कि ऐसा कोई रिजर्व जो एक्ट ने बनाया है उसको अलग से बताएं, और कोई और रिस्ट्रिक्शन है तो वो भी डिस्क्लोज करें, जो भी रिजर्व आपने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल के बारे में उसने कहा था कि बताएं कितने शेयर्स आपने इश्यू किए हैं इन कैश, मतलब कैश के अगेंस्ट, इन काइंड और बोनस। और इन काइंड वालों की आपने बतानी है वजह कि किस किस चीज़ के अगेंस्ट आपने वो इशू किए थे, ठीक है। हाँ, और कोई एग्रीमेंट है अगर शेयर होल्डर्स के साथ इन रिस्पेक्ट ऑफ वोटिंग राइट्स, इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, इन रिस्पेक्ट कोई भी चीज़ आपने कुछ स्पेसिफिक जो है वो अलग से एग्री की हुई है तो उसको भी डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से हमने शुरू किए थे स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, ये वाले, ये 5 तो हो गए थे ना, ये ठीक है। ये सेल का, फिर ऑल्टर वाला, फिर डोनेशन वाला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वाला, और उसके बाद ये आपका रॉयल्टी वाला। फिर बैलेंस शीट के अंदर असल तो शुरू करना था एसेट वाली साइड से, लेकिन हम इधर से चल पड़े। अब ये पूरा करके फिर उधर ही चलते हैं भाई, अब बंद कर दें उसको, ठीक है, गुजारा हो गया। अच्छा, अब शेयर कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व क्लियरली डिस्टिंग्विश करेंगे। अगर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर एक्ट है कोई रिजर्व, उसको भी आपने जो है वो डिस्क्लोज करना है सेपरेटली। Any legal or other restriction on ability of company to distribute shall be disclosed for all kind of reserve maintained by the company, ठीक है। इसका हमने डिस्क्लोजर बना के भी देखा था। कैपिटल रिजर्व के अंदर मैंने आपको कहा था क्या आता है जी, वो रिजर्व जो एज कैश डिविडेंड बांटे नहीं जा सकते, और रेवेन्यू रिजर्व जिनमें से कैश डिविडेंड दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हमने डिस्क्लोजर बनाकर भी देखा था। शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट हमने लिखा था, ये जुमला बड़ा अच्छा था, मैंने कहा था लिखो यहाँ से देखकर, दिस रिप्रेजेंट प्रीमियम ऑफ इतने रुपए, अगर पता लग जाए तो प्रीमियम ऑफ, वरना आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रीमियम ऑफ इतने एक्स, जैसे हमने उसमें लिखा था, पर शेयर रिसीव्ड ऑन पब्लिक शेयर्स इशूड, इतने शेयर इशूड ऑफ ₹10 इन फलाना साल। जो इतनी इन्फॉर्मेशन होगी वो लिख के दे देंगे, यूजर को पता लग जाता है। उसके बाद इधर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये आपके सिलेबस से निकल गई है बात, असल में ये बाय बैक ऑफ शेयर्स के लिए बनाया करते थे। बहरहाल इज रिप्रेजेंट रिजर्व सेटअप ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 120,000, ठीक है। तो ये उसने कोई भी रिजर्व बनाया तो उसकी वजह बता रहे हैं। फिर रेवेन्यू रिजर्व्स आ गए, और फिर शेयर कैपिटल की बात क्या की थी उसने, कि शेयर अलॉटेड फॉर कैश, फॉर अदर देन कैश, जिसके अंदर फिर उसको स्पेसिफाई करो। फिर बोनस और ट्रेजरी शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स शैल बी शोन सेपरेटली, और शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स को भी आपने बताना, ये लिखा था। अब देखो ना, मैं ये भूल गया डिस्काउंट वाला, लेकिन आप इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे, लिखा हुआ था ना, ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज आई थी। नॉन करंट लायबिलिटीज में तो बहुत आसान सी बात थी, रिश्तेदारों वाले, बाकी स्टैंडर्ड्स अपनी जगह पे चल रहे हैं। IAS 12 ने कहा था डेफर टैक्स लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी में शो करो, इसने उसको कुछ नहीं कहा। ये तो कह रहा है एडिशनली, क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई लोन पे करना है किसी एसोसिएट को, एसोसिएट मैंने डिफाइन किया था, ठीक है ना, एसोसिएट को या रिलेटेड पार्टी को, तो उसको सेपरेटली शो करना है आपने, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटी में लोन पेएबल अगर एसोसिएट कंपनी रिलेटेड पार्टीज को है तो फिर इट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली फ्रॉम बैंक लोन्स। और करंट लायबिलिटीज में भी यही एहतियात थी कि कुछ चीजें, प्रोविडेंट फंड पेएबल, अब ये क्या लिखा था, दिस शैल बी डिस्क्लोज एज सेपरेट लाइन। नॉर्मली मैंने कहा था इन नोट्स, ठीक है ना, क्या चीज थी, पेएबल टू प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड, फिर डिपॉजिट्स, एक्रूवल्स एंड एडवांसेस, ये ट्रेड अदर पेएबल्स मैंने कहा था कि नॉर्मली आ जाता है। उसके बाद ये अलग ही होंगे, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, फिर उसका पर्पस भी और यूटिलाइजेशन भी, और उसके बाद इनकी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होने की क्लासिफिकेशन भी हमने देनी थी, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एक नजर डाल लें फटाफट, ये करंट लायबिलिटी वाला देख ना पाए थे हम। निकल गया आगे, आगे थे डिस्क्लोजर से, मैं पीछे वापस आ गया। कौन से पेज पे है जी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी, जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है, 1 आ गया, 185 पे तो डोनेशंस चल रहे हैं, ऊपर आए, ये जी। अब ये तो थे ना जी लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म लोन्स के अंदर भी क्या बात आई जी हमारी, ये देखें कि आपने शॉर्ट टर्म लोन्स बैंकों वाले और शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस रिलेटेड पार्टीज वाले अलग रखने हैं। रिलेटेड पार्टी वालों में पर्पस और यूटिलाइजेशन भी बतानी है, और इनके बारे में बताना है सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड। तो यहाँ पे हमने देखा, तो हमें शॉर्ट टर्म लोन्स रिलेटेड पार्टी वाले
फ्रॉम एमसीबी लोन लिया हुआ, ये सिक्योर्ड है, फ्रॉम सब्सिडरी अनसिक्योर्ड, फ्रॉम डायरेक्टर अनसिक्योर्ड, ठीक है, ये अलग से नजर आ गए। इसके उसके साथ ही हमने ये लिखा कि ये लोन ऑब्टेन किया गया है फॉर बाइंग न्यू सेल्स सेंटर इन लाहौर। अब बात समझ आई, ठीक है। तो क्या किया हमने, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज अलग और लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स स्पॉन्सर्स वगैरह, ठीक है, ये अलग हो अलॉन्ग विद पर्पस एंड यूटिलाइजेशन, ठीक हो गया। और फिर इन दोनों के बारे में नहीं बल्कि इन सब के बारे में वैसे तो कह रहा है जहां कहीं सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो। बहरहाल वो क्या कह रहा है, लोन्स एंड एडवांसेस। अब ये क्या है, ये पेबल टू प्रोविडेंट फंड है, ये क्या है, डिपॉजिट एक्रूवल्स, तो इसलिए ये इसमें फॉल नहीं करते आखिरी पॉइंट में। तो आखिरी पॉइंट में फॉल क्या करता है, लोन्स एंड एडवांसेस, उनके बारे में कह रहा है लोन एंड एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज सिक्योर। तो लोन एडवांसेस फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, जिनका पर्पस और यूटिलाइजेशन बतानी है, और लोन एडवांसेस के बारे में बताना है ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है। तो इसलिए ये पांचवा पॉइंट तीसरे और चौथे के साथ जो है वो जुड़ता है। तो ये हमने यहां पर देखा, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट है, ये अगर मैं तीनों की बात करूं ना, ये तीनों की बात, तो ये तीनों जो हैं ये नोट नंबर 6, पेज नंबर कौन सा है जी, पेज नंबर 178, नोट नंबर 6, ठीक है। ये तीनों बातें उसमें नजर आ रही हैं। नोट 6 पेज नंबर 179, पेज नंबर 179, ठीक है, 179 नोट 6, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज हैं, रिलेटेड पार्टीज के अंदर डायरेक्टर्स वगैरह स्पॉन्सर वगैरह, ठीक है, शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली along with their purpose and utilization, and these loan advances shall be classified as secured and unsecured. डन हो गया। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3, 4 और 5 यहां कवर हो गया। अब इसी पेज के ऊपर आपको ट्रेड एंड अदर पेबल्स नजर आ रहे हैं। अब जो ऊपर वाली बात है वहां पे पूरी होगी, तो 179 पर ही है, लेकिन नोट अगला है कौन सा जी, नोट नंबर 7, ठीक है। नोट 7 हमने क्या बोला जी कि प्रोविडेंट फंड पेबल, ग्रेचुटी पेबल वगैरह कहाँ नजर आने चाहिए, एज अ सेपरेट लाइन आइटम। मैंने कहा नॉर्मली नोट्स में एक्रूड लायबिलिटीज, एक्रूवल्स वगैरह जो है वो एडवांसेज या एक्रूवल्स जो आपने लिए हुए हैं किसी से एडवांसेज, या आपने कोई एक्रूड लायबिलिटीज हैं, तो वो भी कहाँ नजर आने चाहिए, नोट्स में। मैंने कहा था नॉर्मली एज अ सेपरेट लाइन आइटम। अब देखते हैं चल के ये जो बात लिखी हुई थी कहाँ पूरी हो रही है। तो ट्रेड एंड पेबल्स के अंदर ट्रेड क्रेडिटर्स नजर आ रहे हैं और फिर बाकी पेबल्स है, अदर पेबल्स। अच्छा, उसने ट्रेड क्रेडिटर्स को भी रिलेटेड पार्टी और अदर में तोड़ा है, हालांकि ये कहीं पे कंपनीज एक्ट ने रिक्वायर नहीं किया, तो एडिशनल डिस्क्लोजर की तो मना नहीं ना होती, ठीक है। उसके बाद चेक करिएगा जी, ट्रेड क्रेडिटर्स यानी ट्रेड पेबल्स आ गए। उसके बाद पेबल फ्रॉम प्रोविडेंट फंड, मतलब पेबल टू प्रोविडेंट फंड होना चाहिए था बहरहाल, ठीक है, पेबल टू प्रोविडेंट फंड, ये गलत लिखा हुआ, इसको सही कर लें जी, पेबल टू प्रोविडेंट फंड। फिर एडवांसेस टू कस्टमर डिपॉजिट्स या एडवांसेस, ठीक है। फिर एक्रूड लायबिलिटीज, फिर WWF, WPPF, रंट रिसीव्ड इन एडवांस, अदर लायबिलिटीज, तो उनके बारे में वो तो एडिशनल चीज़ें हैं, ये उसने बताया था कि ये क्या है जी, ये आपको अलग नज़र आने चाहिए, ये दोनों बातें, ठीक है ना जी, कि पेबल टू प्रोविडेंट फंड, फिर डिपॉजिट्स और फिर एक्रूड लायबिलिटीज। इनको आपने क्या करना है जी, इनको आपने सेपरेट लाइन आइटम शो करना है। लेकिन मैंने आपको साथ ही बोला कि ये नॉर्मली कहाँ पे शो करते हैं हम, नोट्स के अंदर, फेस के ऊपर शो करने की, लेकिन यहां पर अदर लायबिलिटीज नजर आ रहा है, इसमें क्लब नहीं करना, इसमें क्लब नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दोनों पॉइंट्स नोट 7 के अंदर कवर हो गए। तो करंट लायबिलिटीज के लिए कंपनी क्या कहता है जी, बात खत्म। These items shall be disclosed as a separate line items normally in notes. Number 1 provident fund payable या gratuity या pension fund payable जो कह रहे हैं, retirement fund जो भी आपने जो है वो any other contributory retirement fund, तो मतलब retirement fund payable कोई भी है तो वो आपने separate line item के तौर पर दिखाना है, ठीक है। और फिर एडवांसेस और accrued liabilities, ठीक है, डिपॉजिट्स, accrued liabilities, एडवांसेस, ये अलग लाइन आइटम के तौर पर नजर आए। ये नॉर्मली मैंने कहा कहाँ नजर आएंगे आपको, ट्रेड एंड अदर पेबल्स में, हमने नोट नंबर 7 में देखा। फिर लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज, जैसे लॉन्ग टर्म अलग रखे थे, शॉर्ट टर्म वाले भी बैंक वाले अलग रखने हैं और रिलेटेड पार्टीज वाले लोन अलग रखने हैं।
और रिलेटेड पार्टी वाले लोन एडवांसेस जो हैं उनके बारे में उनका पर्पस और यूटिलाइजेशन भी बतानी है, और लोन एडवांसेस जो हैं उनका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी बताना है। और ये हमें कहाँ नजर आया? नोट नंबर 6 के अंदर, इससे ऊपर वाले नोट में। ठीक है जी, क्लियर है ये बात? अब यहां तक आपने लिख लिया था, ये सारी बातें लिखी हुई हैं, याद हो रही हैं साथ साथ? चल अच्छा जी, अब इसको खत्म करते हैं यार, ये ऐसे ही गले पड़ा हुआ है ये। अब एक बीच में एक नमी जो है ना गल विच आ गई छोटी सी। दिलावर भाई जो है ना जी, ये टोयोटा वालों के पास गए और इन्होंने जाकर कहा कि जी मैं स्कर्दू के अंदर टोयोटा कार्स का एक शोरूम बनाना चाहता हूँ। है वहां पे? चलो एक और बना लो, हैं? टेस्ला का बना लो, नहीं टोयोटा का ही ठीक है। अच्छा, अब हम दिलावर की किताबों में एंट्रीज नहीं कर रहे, हम तो आप टोयोटा कार्स की किताबों में एंट्री करेंगे। टोयोटा कार्स वालों ने कहा कि भाईजान इतना दूर आपको गाड़ी हम भेजेंगे, ठीक है, गाड़ियों के पैसे भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ठीक है आप हमारे बिहाफ पे, ये जो होते हैं ना कार डीलर्स होते हैं, ठीक है, ये शोरूम जिसने बनाया होगा उसको उसका अपना एक कमीशन होता है बीच में। गाड़ी बनानी होंडा वालों ने, टोयोटा वालों ने उनको देनी है, उन्होंने आगे एंड यूजर को बेचनी है, और दरमियान में इनका अपना एक कमीशन होगा, ठीक है ना। अब टोयोटा वालों ने कहा कि जी हमने आपको इतनी 10, 12, 15 गाड़ियाँ आपके हवाले करनी है, ठीक है, तो ये जो आपको 10-15 करोड़ का सामान हमने भेजना है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ सिक्योरिटी कोई डिपॉजिट दे दें, जो हम आपका अपने पास अमानत रखेंगे, जब आप हमसे ये कारोबार ख़त्म करेंगे तो हमसे अपनी अमानत वापस ले लीजिएगा, एग्रीमेंट कर लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट। समझ आती है ये बात? अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट टोयोटा कार्स की किताबों के अंदर एसेट होगा ना, लायबिलिटी, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये एडवांस लिया है, और जब कभी बिजनेस में से ये वाला इनका सब ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है या ये जो एजेंट है ये जाएगा, तो ये डिपॉजिट वापस करना पड़ेगा, तो इनके ऊपर क्या है? लायबिलिटी। अब टोयोटा कार्स ने इसको जब रिसीव करना है तो अपनी बुक्स में इन बुक्स ऑफ टोयोटा कार्स जी, इन बुक्स ऑफ टोयोटा कार्स, बोलो जी क्या एंट्री होगी? कैश डेबिट, मिटी जा रहा है जी, इन द बुक्स ऑफ टोयोटा कार्स कैश डेबिट और सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट। अब ये जो कैश आया ना, कैश सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल तो आपका लायबिलिटी में चला गया। अब ये कैश जो है, ये कैश टोयोटा वालों के पास है और अमानत है दिलावर की। अब टोयोटा वाले इस 10 को अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं या नहीं? क्वेश्चन। करेंगे क्यों? ऐसे कैसे करेंगे? इसको सेपरेट, कंपनी कहता है इसको सेपरेट अकाउंट में रखो, और अगर वैल्यू लूज करता है तो करता रहे। अगर ये तकलीफ है ना आप टोयोटा के ओनर साहब, तो आप दिलावर से फिर एग्रीमेंट करें, और उस एग्रीमेंट के अंदर वो शिक्कें होंगी जो कंपनीज एक्ट के किसी एक सेक्शन के अंदर लिखी हुई हैं, उनके मुताबिक एग्रीमेंट करें। उस एग्रीमेंट के अंदर आप लिखवा लें तो फिर ये पैसे आप उसके इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है ना, ये बात समझ आई है? तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, इसका जो कैश आया है, अब इसमें से हमने कहा जी कुछ अमाउंट हम यूज़ कर लेंगे, तो जो अमाउंट टू बी यूज्ड इन टोयोटा बिजनेस वो डिस्क्लोज करें, ठीक है जी। और अमाउंट टू बी केप्ट इन सेपरेट, अमाउंट टू बी केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, ये डिस्क्लोज करें। वैसे तो असल क्या रूल है? ये वाला कि सेपरेट बैंक अकाउंट में उसके पैसे रखें, ठीक है, ताकि वो आपके पैसों के साथ मिक्स ना हो, और जब कभी वो आए जी बस मेरी बस हो गई है, तो आप उसको ये पैसे उसके हवाले कर दें, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको अपने बिजनेस में यूज़ करना है तो फिर एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और फिर उस एग्रीमेंट के अंदर जो बात आपने तय कर ली वो पैसे आप यूज़ कर लें। अगर सारी कर ली तो सारी उधर से बिजनेस में यूज़ हो जाएंगे, नहीं तो कुछ यूज़ कर लें, और कुछ रखने हैं तो जो यूज़ करने हैं वो बताएं, जो रखने हैं वो भी बताएं, ठीक है। सही है जी। अब ये
पढ़ते हैं ज़रा। मसलन मैं कहता हूँ जी, टोयोटा वालों को इसने कहा ठीक है जी 6 आप यूज़ कर लेना, लेकिन 4 आपने नहीं यूज़ करने, मिसाल की बात, ठीक है जी। टोयोटा वालों ने कहा जी हम 6 यूज़ करेंगे, हम 4 यूज़ नहीं करेंगे। ओके, अब इसको ज़रा पढ़ते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पेबल। अच्छा, अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पेबल है ये करंट में भी हो सकता है, नॉन करंट में भी हो सकता है। यहाँ पे उसने कोई अलग बात नहीं की, ठीक है ना। ऊपर उसने क्या बोला, नॉन करंट लायबिलिटीज, और फिर उसने बोला करंट लायबिलिटीज। तो ये पेबल जो सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल है बेटा, ये नॉन करंट भी हो सकता है और करंट भी हो सकता है ना, क्या ख्याल है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए कि ये नॉन करंट भी हो सकता है और ये करंट भी हो सकता है। ओके, अच्छा, सिक्योरिटी डिपॉजिट, in respect of security deposit payable, following shall be disclosed. Following shall be disclosed. Number 1, bifurcation of amount received as security deposit for goods service to be delivered provided into amounts utilizable for company business and others. मतलब bifurcation करके बताओ 6 की और 4 की, 6 और 4 की क्या करो, बाइफर्केशन, ठीक है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पेएबल फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज। नंबर 1, बाइफर्केशन इनटू अमाउंट्स यूटिलाइजेबल फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स, ठीक है जी। फिर अमाउंट यूटिलाइज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट in accordance with requirements of written agreement in terms of section 217 of the act। जो अमाउंट यूटिलाइज करनी है अपने बिजनेस में फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट होनी चाहिए, और वो रिटर्न एग्रीमेंट जो 217 सेक्शन के अंदर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, यानी कि कुछ शिक्के होंगी ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एग्रीमेंट जो यूज करोगे उसके लिए एग्रीमेंट करोगे, और वो एग्रीमेंट जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए। एग्रीमेंट होगा और वो एज पर कंपनीज एक्ट होगा, ठीक है जी। अच्छा, और अमाउंट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, और जो अलग है केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट उसको बताना होगा, ठीक है जी। अलग रखना है ना, केप्ट मतलब ऊपर उसने क्या बोला, अभी जरा जुमला मिलके पढ़ते हैं। फिलहाल इधर जरा लिख दूं, केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट। अब वो क्या कह रहा है जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स बाइफर्केशन दो, अमाउंट यूटिलाइजेबल फॉर कंपनी बिजनेस एंड अदर्स। फिर जो अमाउंट यूटिलाइज हुई है, अमाउंट यूटिलाइज्ड जो है वो इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ, वो लंबा हो गया जरा, चलो। और तीसरा अमाउंट केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है। इसको जरा जाके देखते हैं यहीं पर ही अपने नोट्स के अंदर, ये देखें। पहले फेस पे दिखा के लाता हूँ आपको। बैलेंस शीट के अंदर आए हमने ये साइड चल रही थी हमारी, ये साइड, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स, लीज आती थी ना नॉन करंट लायबिलिटीज में, लीज लायबिलिटी, डेफर टैक्स लायबिलिटी अगर है तो आएगी, और ग्रेचुटी पेएबल। तो इसके अंदर ये डिबेंचर पेएबल भी लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर आपके डिबेंचर पेएबल आया करते थे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। तो ये सारा कुछ ही तकरीबन आपने पढ़ा हुआ है, सिवाय इसके ये एम्प्लॉय रिटायरमेंट, अदर बेनिफिट, ग्रेचुटी वगैरह, ठीक है। ये नॉन करंट लायबिलिटीज में आता है। और करंट लायबिलिटीज के अंदर मैंने आपको जब शुरू कराया था तो ये बोला था कि करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म ये अलग दिखाने, फिर शॉर्ट टर्म लोन अलग दिखाना, फिर ट्रेड अंडर पेएबल्स अलग दिखाना, फिर उसके बाद कोई कोर्ट केस है अलग दिखा दो, एक्रूड फाइनेंस अलग, फिर ये अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो यहाँ पे चीज़ें इकट्ठी होती हैं हमारी। तो इन अदर पेएबल्स के अंदर जाके फिर हमने करंट लायबिलिटीज वाली बात लिखी हुई देखी थी कि उसने यहाँ पे कहा था कि प्रोविडेंट फंड पेएबल है एटसेट्रा, ये फेस पे वहाँ पे एज अ लाइन आइटम नजर आना चाहिए। और फिर एक्रूड लायबिलिटीज, एक्रूवल्स या एडवांसेस ये अलग नज़र आने चाहिए, और ट्रेड तो पहले ही लिखा हुआ है इसके नाम में, ठीक है। और उसके बाद फिर अगली बात क्या थी, अगली बात थी कि आपने बैंक लोन्स दिखाने हैं
तो हमने शॉर्ट टर्म लोन्स लिखे हुए थे, यही नोट 6 पढ़ रहे थे ना। अब शॉर्ट टर्म लोन्स में जाके फिर हमने बताया बैंक वाले अलग हैं और सब्सिडरी वाले अलग हैं और डायरेक्टर वाले अलग हैं, वहाँ पे जाके बताया। और फिर ये जो रिलेटेड पार्टीज वाले थे इनका पर्पस, इसकी यूटिलाइजेशन बताई और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी बताया। ये करंट लायबिलिटी पढ़ ली। अब तीसरी बात जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट नज़र आ रहा है हमें शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ के अंदर। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लॉन्ग टर्म में नज़र नहीं आ रहा इनके, तो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म भी हो सकता था, इनके सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्ट टर्म होंगे। अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, सही है। अब जाके नोट नंबर 8 पढ़ते हैं कि क्या लिखता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट देखकर फौरन ज़हन में आया होगा ना, ये काहे का सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो नोट नंबर 8 में जाकर देखा तो उन्होंने बताया, दीज रेप्रेजेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम डीलर्स विच बाय वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट आर इंटरेस्ट फ्री। These are repayable on demand। अच्छा, इसलिए करंट में रखा हुआ है। एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर, चलो जी, उन्होंने कहा जी हमने ये बिजनेस में यूज ही नहीं करनी। These have been kept in separate account in accordance with requirements of section 217। कहता है और इनको हमने रखा अलग हुआ है कंपनीज एक्ट ने जैसे फलां सेक्शन में कहा होगा। बातें पूरी हो गई। तो अब सिक्योरिटी डिपॉजिट्स के बारे में आपने जो अब ये नया नोट लिखना है, ठीक है। अगली हेडिंग करंट लायबिलिटीज के बाद क्या बनेगी आपकी, क्या बनेगी जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। इनके बारे में वो क्या क्या बातें बतानी, बाइफरकेशन इनटू अमाउंट्स यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस एंड अदर। नंबर 2, यूटिलाइज्ड अमाउंट इज इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 217, याद ना रखो कोई बात, ठीक है। और तीसरी बात, अमाउंट कैप्ट इन, यानी कि ये बिजनेस में यूज हुआ और ये अलग करके पहले बताया। वो तो हमारी तो इस नेस्ले की 5 मिनट में तो कह रहा है कि ये हम यूज़ करते ही नहीं है, बस जान ही छुड़ा ली उन्होंने, क्योंकि मुसीबतें इतनी हैं, ये यूज़ करना पड़ जाए तो एग्रीमेंट करो, ये करो, वो करो। अच्छा, तो ये जनाब अच्छा, मिसाल के तौर पे 10 का 10 यूटिलाइज नहीं हुआ, तो फिर क्या बताएंगे कि 10 का 10 जो है ये यूटिलाइज नहीं किया, यानी ये सारे का सारा बिजनेस यूज में नहीं है, ठीक है ना। ये सारे का सारा बिजनेस यूज में नहीं है, तो इसका मतलब इसमें से 6 और 4 वाली बाइफरकेशन निकल गई। अब ये 10 का 10 अलग अकाउंट में पड़ा है एज पर कंपनीज एक्ट। अच्छा, और अगर आपने नहीं इसको तोड़ दिया है तो आप क्या बताएंगे, जो 6 यूज हुआ है वो एज पर एग्रीमेंट ऑफ 217 सेक्शन, और जो अलग पड़ा है वो केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है ना। तो ये 3 बातें बहरहाल लिखनी ऐसे हैं आप अपने याद रखने के लिए कि सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल हेडिंग बनाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, bifurcation into amount utilized for company for business and other। number 2, utilized amount is in accordance with agreement as per companies act। number 3, amount kept in separate bank account। ठीक है जी, सही है, ये लिख लोगे। अच्छा, अब चूंकि हम यहाँ फिर ही रहे हैं तो चलें अगली बात भी आपको दिखाई दूं जो उस दिन ज़बानी कलामी बताई थी। अगर आपको याद हो तो मैंने ज़बानी कलामी आपको एक बात बताई थी और वो थी ये, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का नोट आपको नजर आ रहा है जी, उसके आगे फिगर कोई नहीं आ रही। तो ये बैलेंस शीट के फेस पे नजर आया करता है कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, आगे जीरो होता है, क्योंकि देखो ना कंटिंजेंट एसेट है, रिकॉर्ड करना है। अच्छा, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करनी है, डिस्क्लोज करनी है, तो फिगर तो आ नहीं सकती। अच्छा, कोई कमिटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था, गारंटी आपने दी हुई है लेकिन डिफॉल्ट तो किसी ने नहीं किया, डिस्क्लोज करनी है। बोलो, कमिटमेंट टू परचेज फिक्स एसेट, कमिटमेंट टू परचेज इन्वेंट्री, डिस्क्लोज करनी है। कहाँ की हुई है जी, हमने कहा जी नोट नंबर 9 में चले जाओ, वहाँ पे हमने अपनी कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स डिस्क्लोज किए हैं, रिकॉर्ड तो हो नहीं सकती, इसलिए कि लोग यहाँ पे जाकर देख लें हमारी कंटिंजेंसीज कमिटमेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड खत्म हो गई है, इसकी तरफ मैं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर करें तो कंपनीज एक्ट ने आपके ऑथोराइज शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करवाया, शेयर कैपिटल इशू सब्सक्राइब वाले के अंदर कुछ डिस्क्लोजर्स करवाए। ये IAS 1 में नहीं लिखे हुए थे कि बोनस वाले अलग करो, इन काइंड वाले अलग करो, हर मुल्क के अपने लॉज होंगे। हमारे लॉ ने ये कहा कि पेड अप कैपिटल के बारे में ये बताओ, फिर कैपिटल और रेवेन्यू रिजर्व्स अलग बताओ। ये नाम से लिख दिए, रिवन सरप्लस भी फेस पे आ गया, ये नाम से लिखा हुआ है, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो ये अलग अलग लिखे हुए हैं, जरूरी तो नहीं कि हेडिंग बना के उधर अलग लिखे, यहाँ पे भी अलग लिख दिए तो लिख दिए, ठीक हो गया। फिर ये सारा कुछ आपने अपनी अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, IFRS अप्लाई होते आए। एडिशनल चीज यहाँ पे क्या ऐड हुई, उसने यहाँ पर ये कह दिया, ये तो मैंने पहले याद कराया था ना आपको,
ये फॉर्मेट था पीएनएल बैलेंस शीट का। जो मैंने कहा था करंट लायबिलिटीज के अंदर मसला होता है तो उसमें क्या करना, सबसे पहले करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, फिर ट्रेड अदर पेएबल्स, फिर डिविडेंड पेएबल, इंटरेस्ट पेएबल, टैक्स पेएबल, ऐसे करके मैंने याद कराया, ठीक है ना। तो उस वक्त मैं इसको स्किप कर गया था इसको, क्योंकि ये पढ़ा नहीं था ना, ये अलग से आ गया बीच में ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब कंपनीज एक्ट ने यहाँ पे क्या एडिशनल बातें बताई, अब ये दिमाग के अंदर हो लिखा हो वैसे। कंपनीज एक्ट ने क्या बताया आपको, नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए क्या बताया उसने कि अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, इनके थे नहीं शायद, कि थे, नोट नंबर 4 में जाके देख लेते हैं। बहरहाल पहले रिवाइज तो करें। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज के बारे में क्या बताया, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स फ्रॉम एसोसिएट्स एंड रिलेटेड पार्टीज। अब लॉन्ग टर्म के लिए उसने एसोसिएट भी कहा और रिलेटेड पार्टी भी कहा, जबकि शॉर्ट टर्म के लिए सिर्फ किसका नाम इस्तेमाल किया, रिलेटेड पार्टी का, एसोसिएट का नाम इस्तेमाल नहीं किया। खैर लॉ है, ठीक है, ऐसे ही लिखना जैसे लिखा हुआ है। तो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम एसोसिएट्स से रिलेटेड पार्टीज, क्या करो जी, उनको सेपरेट रखो बैंकिंग लोन से, ठीक है। एक बात ये बताई। फिर करंट लायबिलिटीज में आए तो उसमें क्या बताया उसने कहा कि आपने प्रोविडेंट फंड, ये जो करंट लायबिलिटीज क्या बोला उसने, पहला जुमला क्या था कि सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे ये आइटम्स, दीज आइटम्स शैल बी प्रेजेंटेड इन अ सेपरेट लाइन आइटम। मैंने आगे लिखवा दिया नॉर्मल, ब्रैकेट में आप लिख लो ना, ब्रैकेट में अपने लिए नॉर्मली इन नोट्स, ठीक है। क्या चीज, प्रोविडेंट फंड पेएबल, एक्रूड लायबिलिटीज या डिपॉजिट एडवांसेस जो आपने ले रखे हों, ठीक है। और फिर ट्रेड पेएबल्स के अंदर मैंने कहा था इसको छुपा दिया। फिर आगे चले, अलग से बैंकों वाला लोन अलग बताओ, ये अलग लाइन थी, और लोन एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, डायरेक्टर्स वगैरह से, ठीक है, ये अलग बताओ। अब इनका पर्पस और यूटिलाइजेशन भी बताओ, और लोन एडवांसेस उनको सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड में बाइफरकेट करो, ठीक है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर पेएबल है तो उसके बारे में क्या बताओ, बाइफरकेशन बताओ, अगर आपने अपने बिजनेस में यूज किया है तो वो, और कितना नहीं किया, ठीक है। जो यूज किया वो एज पर एग्रीमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 217, छोड़ 217, कंपनीज एक्ट एग्रीमेंट एज पर कंपनीज एक्ट है, और जो यूज नहीं हुआ वो केप्ट इन सेपरेट बैंक अकाउंट है एज पर कंपनीज एक्ट, ठीक है जी। और उसके बाद ये कंटिजेंट कमिटमेंट का नोट मैं भी पढ़ाने लगा, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में लोन नोट 4 में हमने जाके देखा था, शायद इनका कोई लोन था नहीं, या होगा तो वो बिल्कुल अलग करके उन्होंने लिखाया होगा। लोन नोट नंबर 4, हाँ उनका था नहीं, इनका सिर्फ क्या है जी, लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, इनके अंदर उसने कोई बात नहीं लिखी हुई, कोई डायरेक्टर से, कोई रिलेटेड पार्टी से नहीं होगा ना, इनका लोन नहीं होगा तो नहीं आया, होता तो आ जाता। ये नोट वैसे एसेट साइड वाला भी बनाना सिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा चले जी, अब रह गया कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, तो चले जी इसमें आते हैं, अब आगे देखें तो अब एक कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स, इसको छोड़ो मैं आपको बताता हूं कंटिजेंसी कमिटमेंट, ये बहुत अधूरी सी बात लिखी हुई है, ठीक है। वैसे कंटिजेंसीज में क्या होता है, कंटिजेंसीज में क्या होता है, आउटस्टैंडिंग गारंटीज कंटिजेंसीज हैं, आउटस्टैंडिंग बाहर खड़ी हुई हैं गारंटीज, आउटस्टैंडिंग गारंटीज, और कंटिजेंट लायबिलिटीज, ठीक है जी। और उसके बाद साथ उसने क्या बोला, नोट का नाम क्या है जी, कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। अब कमिटमेंट्स में क्या आएगा जी, मसलन आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स फॉर इन्वेंट्री भी हो सकता है, फॉर फिक्स्ड एसेट्स भी हो सकता है, ठीक है। यानी आपने एग्रीमेंट किया है, आप एक नॉन का एक प्लांट खरीदने जा रहे हैं, वो प्लांट अभी आपको रिसीव हुआ नहीं है, अगले साल आएगा, कमिटमेंट है आपकी, अब डिस्क्लोज कर दें, ठीक है जी। कोई स्टॉक खरीदने का आपने एग्रीमेंट कर लिया हुआ है, नॉर्मली एलसीज ओपन हुई पड़ी होती हैं, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होता है, आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट, ये आपको डिस्क्लोज करने होते हैं, ठीक है। अब पहले इसको देख के आते हैं, फिर कंपनीज एक्ट को भी पढ़ लेते हैं। नोट नंबर 9 में चलते हैं। नोट नंबर 9,
कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स में कंटिंजेंसीज क्या हैं? बाय वे ऑफ डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पेज 179, ठीक है। In suo moto case, the company is subject to a potential water charge of 1 rupee per liter on water extraction. The company is contesting this decision of the Honorable Court of Supreme Court of Pakistan. तो ये क्या है जी? कंटिंजेंसी बताई हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ गई जी? आगे गारंटी, गारंटी आउटस्टैंडिंग गारंटीज दे दी उन्होंने, कंटिंजेंसी है। और फिर कमिटमेंट, आउटस्टैंडिंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स आ रहे हैं जी, कमिटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपेक्स आ रहा है, तो ये नॉर्मली इन्वेंट्री का होगा। तो ये इस तरह से करके आपने क्या दिया जी? कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का लो, ठीक है। ये बात समझ आई? ठीक है। तो आ जाएं ज़रा यहाँ पर तफसील से इसको ज़रा पढ़ भी लेते हैं और देख भी लेते हैं इसको। कहता है जी, अब यहाँ पर ना पूरी बात उसने नहीं की, ठीक है। तो हम इसलिए सबसे पहले हमने क्या देखा जी? जाके नई चीज़, बैलेंस शीट के फेस के ऊपर पेज 173, पेज 173 पे हमने देखा फेस ऑफ बैलेंस शीट, एक नई चीज़ पता लगी ना। तो फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखी हमने। उसके बाद हमने पेज नंबर ये जी 179 पर इस नोट को देखा, नोट नंबर 9 था ना, ठीक है। उसके बाद पास पेपर 4 देखें, क्या नाम है उसका? पास पेपर 4 का नाम देखें ज़रा जाके। हमने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4, हाँ, हाईटेक। अगर उसकी रिक्वायरमेंट पढ़े, वो सवाल मैंने नहीं कराना पूरा, लेकिन उसके अंदर इतना काम मैं कराऊंगा ताकि आप पूरा करेंगे। एक दो एडजस्टमेंट डिस्कस करना आपने, डिस्कस करूंगा जी। क्या नाम है, क्या रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर व्हाट? फाइनेंशियल अलॉन्ग विद नोट ऑफ कंटिंजेंसीज एंड, तो ये जरा रेफर कर दो यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे जब। तो पेज नंबर कौन सा है जी? 215 और पास पेपर 4 है, ठीक है ना जी। तो इसमें भी हम बना लेंगे, इसके अलावा तो फिर कहीं है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो, ये तो बात होगी ना पूरी मुकम्मल बात क्या है, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स किसे कहते हैं। फिर हमने ये नोट देख भी लिया। कंपनीज एक्ट ने सिर्फ कोर्ट केसेस के बारे में कुछ जरा थोड़ी सी तसल्ली चाहिए, यूजर को मिल जाए। क्या क्या कह रहा है? कहता है इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स अंडर एनी कोर्ट एजेंसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी वेदर लोकल और फॉरेन, गल शुरू करो पाए ना। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, गल इत्थों शुरू हो रही है। इंक्लूड नेम ऑफ कोर्ट, एजेंसी और अथॉरिटी इन विच द प्रोसीडिंग पेंडिंग, डेट, द डेट इंस्टीट्यूटेड, जब केस हुआ था, प्रिंसिपल पार्टीज देयर टू, प्रिंसिपल पार्टीज जी हम हैं, और गवर्नमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट खुद ही सुओ मोटो था। यहाँ पे आगे एग्जांपल है, पाकिस्तान रेलवे वाली मसल को आ जाएगी, ठीक है। अभी पढ़ते हैं फिक्स एसेट के डिस्क्लोजर में जाके, ठीक है। और अगली बात, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ द प्रोड्यूसिंग प्रोसीडिंग्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स और रिलीफ सॉर्ट, तो ये 5 चीज़ें हैं जी, ठीक है, 5 चीज़ें हैं जी। इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, डिस्क्लोजर में क्या बताओ? इंक्लूड द नेम ऑफ कोर्ट, इंक्लूड, इन डिस्क्राइबिंग लीगल प्रोसीडिंग इंक्लूड नेम ऑफ कोर्ट, डेट जब हुआ केस, प्रिंसिपल पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, वहां हम हैं और दूसरी पार्टी कौन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस ऑफ प्रोसीडिंग्स और रिलीफ सॉर्ट, ठीक है जी। तो ये 5 बातें, नेम ऑफ कोर्ट, नंबर 2 डेट इंस्टीट्यूटेड, नंबर 3 प्रिंसिपल पार्टीज, नंबर 4 डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल बेसिस, नंबर 5 रिलीफ सॉर्ट, ठीक है। ये किसके बारे में बताना है जी? ये लीगल प्रोसीडिंग को डिस्क्राइब करते हुए ये बताना है। बस इतना सही लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, कंटिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स। तो पूरी बात नहीं थी, मैंने आपको पूरी बात बताई है। तो हमारे सारे स्टैंडर्ड्स एज इट इज, सारे डिस्क्लोजर एज इट इज चल रहे हैं। IFRS 16 का नोट वैसे ही बनना है जैसे आपने बनाया, IAS 12 का नोट वैसे ही बनना है जैसे आपने बनाया हुआ, जैसे सीखा हुआ है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है,
इन एडिशन टू दोज डिस्क्लोजर्स, कंपनीज एक्ट कुछ डिस्क्लोजर दे रहा है, इसका मतलब कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स के अंदर बाकी स्टैंडर्ड्स की बात मान के जो मर्जी करो, लेकिन जब किसी लीगल प्रोसीडिंग को डिस्क्राइब करने लगो तो ये चंद बातें लाजमी लिखनी है उसके अंदर। कौन कौन सी आप बता दो। किस कोर्ट में या एजेंसी में या किस अथॉरिटी के पास ये केस चल रहा है, तो मैंने एक ही याद रखने के लिए कर दिया, कोर्ट, ठीक है। किस कोर्ट में, नेम ऑफ कोर्ट, फिर प्रिंसिपल पार्टीज इन्वॉल्व, फिर डेट इंस्टीट्यूटेड, फिर रिलीफ सॉट और फिर फैक्चुअल प्रोसीडिंग की जो है वो डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये 5 बातें आपने बतानी होंगी, ठीक है जी। मसलन उसने आगे मिसाल दी, कॉर्पोरेट गारंटीज में ग्रुप हैज इशूड अ कॉर्पोरेट गारंटी अमाउंटिंग टू इतने इन फेवर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी, the financing facilities expected to settle by according to guarantee claims subject to legal proceedings। कहता है डिटेल ऑफ क्लेम बाय अगेंस्ट कंपनी, ये जनाब नेम ऑफ कोर्ट, ऐसे नेम ऑफ कोर्ट एजेंसी, ATIR में डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्चुअल प्रोसीडिंग्स, ग्रुप को एक डिमांड फॉर टैक्स रिसीव हुई थी तो जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है, प्रिंसिपल पार्टीज FBR और हम हैं, डेट इंस्टीट्यूटेड, ये ठीक है जी। 5वीं चीज़, अभी कोई रिलीफ आई नहीं होगी, अभी तो लड़ाई चल रही है, यहाँ पर दिख दिया होगा उन्होंने, एज पर टैक्सेशन दीज पेमेंट्स वर इन नेचर ऑफ प्राइस एंड सेल। बहरहाल अभी उन्होंने कोई रिलीफ नहीं बताया, अभी तो प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, लिख देते तो अच्छा होता। फिर कंटिजेंसीज कमिटमेंट्स के अंदर एक ये एग्जांपल दी हुई है किताब के अंदर, पेनल्टी ऑफ इतने इम्पोज बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फॉर एलाइड अनरीजनेबल इंक्रीज इन यूरिया प्राइसेस वगैरह वगैरह। आगे कहता है जी, नो पटिशन वॉज फाइल्ड बाय CCP फॉर रिव्यू एंड डिसीजन विद इन दिस and the option has thus become time barred for CCP। however CCP can file fresh case। अजीब सी लंबी लंबी कहानी लिखी हुई है, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई ज़रूरत है, बस ठीक है, इनको यहाँ से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस इतनी सी बात याद रखिए, एक कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट्स का मतलब क्या है। कंटिजेंसीज में क्या आता है जी, आउटस्टैंडिंग गारंटीज और कंटिजेंट लायबिलिटीज़। अच्छा, एसेट भी साथ ही यहीं पर कर सकते हैं शो, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं, वरना नॉर्मली हम कंटिजेंट एसेट को शो करते थे जहाँ पर वो वर्चुअली सर्टन होता था और वो रीइंबर्समेंट का केस होता था, तो प्रोविजन के नोट में लिख देते थे, वहाँ ना लिखो, यहाँ लिख दो, कहीं लिख दो, कोई मसला नहीं। बहरहाल आउटस्टैंडिंग गारंटीज, कंटिजेंट लायबिलिटीज, ये क्या है, कंटिजेंसी और कमिटमेंट्स क्या होती हैं जी, आपके आउटस्टैंडिंग परचेज ऑर्डर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर एडिशनल ये बातें हैं कि किसी लीगल केस की प्रोसीडिंग को जो आपने डिस्क्राइब करना हो तो उसके बारे में ये 5 चीज़ें बताओ। किस कोर्ट में चल रहा है ये केस, किस डेट को ये केस हुआ था, पार्टीज कौन कौन सी हैं, डिस्क्रिप्शन, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दो प्रोसीडिंग्स की, और रिलीव सॉर्ट जो है ये कर दो, ठीक है जी। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड की, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की जो है वो रिक्वायरमेंट्स कंपनीज एक्ट की डिस्क्लोजर की खत्म हो गई, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, रिजर्व्स, कैपिटल और रेवेन्यू के अलग रखने हैं। एक बात दोबारा ज़रा क्विकली ना, ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, इतनी सी चीज़ है ये, रिजर्व्स कैपिटल रेवेन्यू को अलग करना है, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने कहा था कि जो एक्ट ने रिजर्व बनाया है वो, और जो कोई और रिस्ट्रिक्शन है कंपनी के किसी भी रिजर्व के ऊपर वो बता दो। फिर दूसरा हमने पढ़ा था शेयर कैपिटल, बोनस वाले, कैश वाले, दूसरे वाले सब बताओ, ठीक है। उसके बाद कोई उसके अंदर और बातें भी थी कि आपका शेयर होल्डर के साथ कोई ट्रेजरी शेयर भी एक था, मैंने कहा था सिलेबस में नहीं है लेकिन है सही। फिर उसके बाद आपके हाँ डिस्काउंट पे शेयर इशू हुए हैं तो उसको फेस पे शो करें, और कोई आपका एग्रीमेंट है शेयर होल्डर के साथ तो वो भी बताएं, ठीक है। उसके बाद ये क्यों रिकॉर्डिंग में लगे, खैर है, किसी के लिए कर रहे तो लेक्चर दे देंगे ना उसको, यार तंग हो रहे हो ऐसे हैं, जो लाइव ले रहा है ग्लास में। अच्छा जी चलें, अच्छा बाद में बताओगे, बात ही बीच में रहेगी। अच्छा जी, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़, आपने एसोसिएटेड कंपनी, एसोसिएट और रिलेटेड पार्टी से जो लोन लिया उसको बैंकिंग कंपनी के लोन से अलग दिखाओ। फिर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर प्रोविडेंट फंड पेबल वगैरह और एडवांसेस, डिपॉजिट्स और एक्रूवल्स को ये एज आ सेपरेट लाइन आइटम आपने शो करना है नोट्स में। बैंक वाले लोन्स को अलग, एसोसिएट्स वाले लोन्स को अलग, एसोसिएट वाले लोन का लोन एडवांसेस, ठीक है, उनको आपने पर्पस यूटिलाइजेशन बतानी है, और लोन्स का, लोन एडवांसेस का सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड भी आपने बताना है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट पेबल के बारे में बताओ कि बाइफर्केशन, अमाउंट केप्ट फॉर बिजनेस इन बिजनेस यूज इन बिजनेस या केप्ट एंड सेपरेट बैंक अकाउंट। यूज इन बिजनेस है तो वो एज पर एग्रीमेंट है, और जो अलग है वो भी बता दो, ठीक है। उसके बाद कंटिजेंसी कमिटमेंट्स के अंदर कंपनीज एक्ट ने सिर्फ क्या कहा है, एडिशनल कोई लीगल प्रोसीडिंग जो है बताने के बताओ, तो उसके बारे में ये 5 चीज़ें कम से कम बताना, ज़्यादा बेशक बताते हैं, ठीक है। ओके हो गया भाई, बता दो ना क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे,
समरी के लिए, अच्छा समरी ये नहीं, समरी वो है, समरी तो ये बन रही है। अब आपको कहोगे तो हम आपको सफ़ा कॉपी करा देंगे एंड पे, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलना, ये याद रखना। एनीवेज कर दोगे ना सफ़ा कॉपी अगर करना तो है। अच्छा ले जी, अब आते हैं जी वापस बैलेंस शीट की, जहाँ से शुरू करना था। असल में हर बार मैं इधर से शुरू करता था, इस बार दूसरे पासों शुरू हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर जहाँ स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहली चीज़ है जनरल रिक्वायरमेंट, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स, जनरल नहीं सन्ड्री रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर हमने कहा था बैलेंस शीट के फेस पे कम से कम दर्जे में ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिधर ना देखें? लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, लोन एडवांसेस जो होते हैं जैसे लॉन्ग टर्म के लिए दिए हुए हैं, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड और कैश एंड बैंक। ये 5 चीज़ें आपको कंपनीज एक्ट ने कही हैं कि बाकी जहाँ पे क्लबिंग श्लबिंग करते रहो, आपके स्टैंडर्ड ने आपको अलाउ किया, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये 5 चीज़ें जो हैं ये फेस पे मुझे दिखनी चाहिए। नंबर वन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म ही देना, फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस, फिर अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड और कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक हो गया जी? तो ये तो याद रह जाएगा इंशाल्लाह। ये लिख लिया होगा आपने पहले या अभी लिखा होगा? अब लिखेंगे, अब बारी अब आई है ना। फिर पहले हम लाइबिलिटी वाली साइड पूरी करेंगे, हमारी तरतीब ना खराब हो। ठीक है, कर लेना सही आज। तो सबसे पहले अब जब जहाँ पे खत्म हुआ आपका कंटीजेंसी कमिटमेंट वाला, उसके बाद अगली हेडिंग क्या दोगे? हेडिंग तो ऊपर से चली आ रही थी, ये वाली हेडिंग तो आपने पहले दी हुई थी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के डिस्क्लोजर। ठीक है, तो उसके अंदर फिर अब क्या होगा जी? जनरल ये सन्ड्री डिस्क्लोजर, सन्ड्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ये लाइन लिखोगे। फॉलोइंग आइटम्स शैल बी डिस्क्लोज्ड ऑन ए सेपरेट लाइन आइटम ऑन फेस ऑफ SOFP। ठीक है, नंबर 1 रीवैल्यूएशन सरप्लस, नंबर 2 लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, नंबर 3 अनक्लेम डिविडेंड, नंबर 4 अनपेड डिविडेंड, नंबर 5 कैश एंड बैंक। ठीक है जी, डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स। अब अगली बात शुरू होती है जी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के डिस्क्लोजर्स कंपनीज एक्ट ने जो कहे, अभी तक तो हमने IAS 16 का डिस्क्लोजर पढ़ा था ना, PP का नोट पास पेपर 2 भी बनाया था। ठीक है, तो वो IAS 16 का डिस्क्लोजर है। ओके, उसके अंदर हैड देयर बी लास्ट रिवैल्यूएशन किस दिन हुई थी, रिवैल्यूएटर का नाम क्या था, इंडिपेंडेंट था या नहीं था, फिर मूवमेंट एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस, फिर हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन बुक वैल्यू। वो सारे के सारे किसके डिस्क्लोजर्स थे? IAS 16 के। और फिर हमने BSZ वाले सवाल में एक एडिशनल डिस्क्लोजर बनाया उस दिन, डिटेल ऑफ डिस्पोजल का, जिसमें हमने क्या कहा था जी कि कोई भी एसेट बिके तो उसके बारे में 5 चीज़ें बताओ। नंबर 1, 5 नहीं थी, 6-7 थी। नंबर 1 कॉस्ट, फिर बुक वैल्यू, फिर सेल प्रोसीड, फिर गेन लॉस। ये तो डिस्पोजल की एंट्री होगी ना, कॉस्ट प्लस एडिशनल चीज़ थी, वरना बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ बायर, मोड ऑफ पेमेंट और रिलेशनशिप विद द बायर इफ एनी। अब ये डिस्क्लोजर कंपनीज एक्ट का है, लेकिन ये ऐसे नहीं है कि हर डिस्पोजल के बारे में डिस्क्लोजर देना है। इसका भी कुछ थ्रेशोल्ड था जो पढ़ाया नहीं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ डिस्क्लोजर्स हैं जो फिक्स्ड एसेट्स के बारे में कंपनीज एक्ट हमसे मांगता है। बहुत आसान है, जरा भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, जैसे कि सबसे पहला डिस्क्लोजर क्या है? अगर आपने कंपनी का पैसा इस्तेमाल करके, तो अगर आपने कंपनी के पैसे को इस्तेमाल किया है और उससे कोई एसेट खरीदा है, और वो एसेट या तो आपके कब्जे में आ गया है पर नाम पे नहीं है, या आपके नाम पे आ गया कब्जा में नहीं मिल रहा, या पैसे चले गए अभी ना नाम पे हो रहा है ना कब्जा मिल रहा है। मुमकिन है ना, रोले वाली जगह, रोले वाला प्लाट है, रोले वाला प्लाट ले लिया। क्या किया आपने? कंपनी के फंड्स को यूज करके आपने कोई परचेज किया है फिक्स्ड एसेट। अब या वो आपके नाम पे नहीं है पर पोजेशन में आ गया, या नाम पे हो गया पोजेशन नहीं मिल रहा, कब्जे वाले बैठे हैं, या ना नाम हो रहा है ना कब्जा मिल रहा है, पर पैसा तो जा चुका है ना। तो इसके बारे में यूजर को बता दो। कंपनी एक्ट ने क्या बोला जी? बता दो। तो पढ़ो जरा, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट एक्वायर्ड विद फंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है, वेयर एनी प्रॉपर्टी और एसेट इज एक्वायर्ड होना चाहिए था विद फंड्स ऑफ कंपनी एंड इज नॉट हेल्ड इन नेम ऑफ कंपनी और इज नॉट इन पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ कंपनी। तो बताना क्या है? दिस फैक्ट, ये बात बताओ कि ऐसा हुआ है। दिस फैक्ट along with reasons
फॉर द प्रॉपर्टी इज नॉट बीइंग इन द नेम और पोजेशन और कंट्रोल शैल बी स्टेटेड। ठीक है, क्या बताओ जी, ये बात बताओ कि जी ऐसा हुआ है। पहली बात जी ऐसा है, दूसरी बात वजह क्या है जी, कब्जा ग्रुप वाले बैठे हैं जी, कब्जा नहीं मिल रहा। ठीक है जी, या आगे एग्जांपल गिवन है आपको, यहाँ पर गिवन होगी कि हमने एक जगह ली है तो रेलवे वाले कहते हैं नहीं जी ये तो जगह बेचनी नहीं थी जी, ये तो स्टे ले लिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा जी ये तो हुकूमत ने बेची है, हालांकि हमने वहां से ली थी, टेंडर से खरीदी थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी नहीं हमने नहीं बेचनी, और रोला पड़ गया। ठीक है, तो बहरहाल क्या करो, ये वजह ये बताओ कि ये है और फिर उसकी रीजन बताओ, और उसके बाद एंड द डिस्क्रिप्शन एंड वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बताओ। डिस्क्रिप्शन ये दो अलग अलग हैं तो मैं इनको अलग अलग ही रखता हूं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बताओ और वैल्यू बताओ। डिस्क्रिप्शन क्या है जी, लैंड है, बिल्डिंग है, क्या है। तीसरी बात ये बताओ, फिर वैल्यू बताओ, और उसके बाद रोला किदे नाल है, द पर्सन इन हुज नेम और पोजेशन इट इज हेल्ड, द पर्सन इन हुज नेम एंड पोजेशन इट इज हेल्ड। ठीक है जी, तो ये बता दो। मुश्किल डिस्क्लोजर नहीं है, बहरहाल ये पहला डिस्क्लोजर है फिक्स्ड एसेट का। अब आपने जब तरतीब में लिखना है ना तो ये नंबर 1 डिस्क्लोजर। हेडिंग क्या दोगे, स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के बाद हेडिंग क्या दोगे, फिक्स्ड एसेट्स। क्या हेडिंग दोगे, फिक्स्ड एसेट्स। तो पहली बात क्या लिखोगे, ऐसे शॉर्ट करके इसको, कि व्हेन एनी प्रॉपर्टी और एसेट परचेज्ड विद फंड्स ऑफ कंपनी आर नॉट इन पोजेशन और नॉट इन नेम भी लिखा होता है, नॉट इन नेम और पोजेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, देन फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड अबाउट दैट। फॉलोइंग शैल बी डिस्क्लोज्ड, नंबर 1 द फैक्ट, दिस फैक्ट, नंबर 2 रीजंस, नंबर 3 डिस्क्रिप्शन है क्या चीज, नंबर 4 वैल्यू क्या पैसे पे किए हैं, नंबर 5 पर्सन जिसके नाम या कब्जे में है, और नंबर 6, बस 5 हो गए, पूरे 5 ही थे। ठीक है, तो इस तरह से लिखना है आपने, तो ऐसे ही याद रखना है। आप पिछले याद हुए तो ये भी हो जाएंगे। तो फिक्स्ड एसेट का पहला डिस्क्लोजर क्या है, आपने कंपनी के पैसों से कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीदा है और वो आपके नाम में या कब्जे में नहीं है, नाम पे या नाम में नहीं है या पोजेशन कंट्रोल में नहीं है, तो ये फैक्ट बताओ, इसकी रीज़न बताओ, डिस्क्रिप्शन बताओ है क्या चीज़, वैल्यू बताओ, और जिसके नाम पे या कब्जे में है उसके बारे में बताओ। 5 चीज़ें याद रहेंगी। अब इसकी एग्जाम्पल, लैंड मयरिंग 2 कनाल एंड 2 मरला इन पोजेशन ऑफ कंपनी। अच्छा, ये पोजेशन में है जी। एक्वायर्ड इन 2014 एट अ कॉस्ट ऑफ 57,800 इज नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी ड्यू टू पेंडिंग लीगल केस। किसी ने केस कर दिया, अब कब्जा हमारा है लेकिन वो नाम नहीं हो रही, वो कह रहा है जी ये तो जाली, वो जिस बंदे से खरीदी उन्होंने उसके नाम ही नहीं थी, वो उसने हमसे जाली कागज बनाए थे वगैरह वगैरह, रोले जिमें होंगे ने, लिटिगेशन चल रही है। ठीक है, कब्जा इनका है। एक और एग्जाम्पल, लैंड मयरिंग 10 कनाल इन नाइदर इन नेम ऑफ कंपनी नॉर इन पोजेशन। चलो जी, पैसे लग गए हैं तभी तो बता रहे हैं, पैसे ना लगे तो बताते क्यों। ठीक है, द कंपनी पेड 75,000 इन जुलाई 17 फॉर लैंड टू बी एक्वायर्ड फ्रॉम PR पाकिस्तान रेलवे थ्रू ओपन ऑक्शन। खरीदा हमने, द ऑक्शन वॉज लेटर चैलेंज इन लाहौर हाई कोर्ट एंड लीगल केस इज सेड इज स्टिल पेंडिंग है, ये स्टिलिंग नहीं है, स्टिल पेंडिंग। ठीक है जी, सही बात समझ आई। पहले में क्या था, पोजेशन हमारा है लेकिन नाम नहीं हो रहा। दूसरे में क्या बोला, पैसे यूज हो गए ना कंपनी के। ये पहली बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आप कोई प्रॉपर्टी लैंड खरीदा है बाय यूजिंग फंड्स ऑफ कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। व्हेन एनी प्रॉपर्टी, जो ग्रीन किया था मैंने, और एसेट एक्वायर्ड विद फंड्स ऑफ कंपनी आर नॉट हेल्ड इन नेम या नॉट इन पोजेशन, तो फिर उसके बारे में बताओ ये 5 बातें। ठीक है, तो फंड्स यूज हो गए हैं तो फिर उसके बाद जाहिर है बताओ लोगों को कि आपका पैसा इधर इस्तेमाल हो गया है, अभी हमारे साथ ये मसला चल रहा है। ठीक हो गया। नंबर 2, अगर आपने कोई लीज पर जगह ली हुई है, लैंड होती है ना, लीज होल्ड लैंड, ये कैंटोनमेंट्स के अंदर 99 साल की लीज, 35 साल की लीज, इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है ना, फिर थोड़े से पैसे दे के फिर बढ़ा लेते हैं, नाम आपके नहीं वो करते, पक्के वाला इंतकाल नहीं होता, बल्कि लीज होती है 99 साल की लीज, 50 साल की लीज। तो मसलन आपने कोई लैंड लिया 5 करोड़ पे करके 50 साल की लीज पर, तो ये आपके लिए ऐसे ही है जैसे कोई डेप्रिसिएशन वाली बिल्डिंग होती है। आपने 5 करोड़ रुपए को 50 से डिवाइड करना है और हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक करना है।
ये आप लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, आप लीज होल्ड लैंड को बेसिकली कर रहे होते हो। ये एक राइट होता है आपके पास 50 साल इसको यूज करने का। नॉर्मली फिर ये कुछ अरसे बाद एक्सटेंड हो जाता है बड़ी नॉमिनल सी अमाउंट पे करके। लेकिन कंपनीज एक्ट क्या कह रहा है कि आपने बाइफरकेट करना है, अलग अलग दिखाना है, कोई लीज होल्ड है या फ्री होल्ड है, कौन कौन सा। अगर लैंड आपके पास आ रहा है तो आप उसको, अच्छा जरूरी नहीं है कि नोट के अंदर ही आप 2 कॉलम बनाएं, आपने लैंड एंड बिल्डिंग इकट्ठा रखा हुआ है और सब नोट्स में जाके आप उसी, जैसे वहां पे डिटेल ऑफ डिस्पोजल लिखा था, वहीं पे आप एक लाइन डाल के लिख सकते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग इंक्लूड अ लीज होल्ड लैंड हैविंग कैरिंग अमाउंट ऑफ इतना, उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे दें। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग लेकिन अलग कर दो तो बहुत अच्छी बात है, लीज होल्ड लैंड अलग हो और फिर फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग अलग हो, तो ये बेहतर है, ज्यादा बेहतर है, लाइन ही अलग कर दो। तो कहता है लैंड एंड बिल्डिंग शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फ्री होल्ड एंड लैंड एंड बिल्डिंग, क्या कर दो जी, शैल बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड। नंबर 2 हो गया। अब फिक्स एसेट के चल रहे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा रीवैल्यूड एसेट के केस में फोर्स्ड सेल वैल्यू भी बताओ। ये क्या होती है जी फोर्स्ड सेल वैल्यू, ये लिखा हुआ है ना, फोर्स्ड सेल वैल्यू शैल बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन केस ऑफ, हाँ जी, मसलन क्या नाम था तुम्हारा भाई, हैं हसनैन, मेरा दिल करता है वैसे छेड़ता रहता। हसनैन भाई जो है ना जी, ये जा रहे हैं तुर्की, इनकी रात को 2-3 बजे की, सुबह 2-3 बजे की फ्लाइट है, इन्होंने एक प्लॉट बेच के जाना है। अब अब्दुर्रहमान को इस बात का पता है, भाई फंसा हुआ है, ऐसे बंदा शरीफ है, लेकिन वैसे मिसाल ले लूँ कोई बात नहीं, मैं अपनी लेता हूँ, ठीक। अब्दुर्रहमान को इस बात का पता है ये प्लॉट इसका बिक नहीं रहा, बेच के इसने जाना है, प्लॉट की कीमत है 50 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन इसको गाहक लग नहीं रहा। तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि यार अब मेरे पास पैसे तो इतने नहीं है, अब फिर तुम्हारी हालत देखते हुए तो मैं यूं कर सकता हूँ कि चलो यार मैं इसको 40 में रख लेता हूँ। अब बेचारा मजबूर है, ये तो एसेट्स कोई लेके इसने रियलाइज करके जाने हैं, कुछ ज़रूरत है इसको, तो अब ये फंसा हुआ है, तो इसने कहा चलो ठीक है यार। अब इसको कहते हैं फोर्स्ड सेल वैल्यू, ये मार्केट वैल्यू तो नहीं होती ना, फोर्स्ड सेल वैल्यू, मजबूरी में इसको बेचना पड़ा, अभी तो ये कितने का बेच के जा रहा है। तो स्टैंडर्ड ने नहीं कहा था ऐसा कुछ, कंपनीज एक्ट ने बोला, स्टैंडर्ड तो वो अपनी जगह रीवैल्यूएशन के नोट डलवा रहा था, तो वहीं पर कंपनीज एक्ट ने आगे बढ़ के कहा कि इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन आपने फोर्स्ड सेल वैल्यू भी बतानी है एसेट की, क्या जी, सेपरेटली, ठीक है। तो नंबर 3 ये आ गया डिस्क्लोजर। नंबर 3 डिस्क्लोजर क्या है जी, कि आपने इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट फोर्स्ड सेल वैल्यू को सेपरेटली डिस्क्लोज करना, ठीक हो गया। ये जैसे मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है ऑन यकम जनवरी X5, ये बेच नहीं रहे होते, बस बताना है, द ग्रुप इलेक्टेड टू मैयर लैंड एंड बिल्डिंग एंड लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स क्लासिफाइड एज PPE को यूजिंग revaluation model for the using the revaluation method, the fair value of groups land building and lease improvement are determined on periodic but at least पता नहीं क्या अजीब सी बात लिखी हुई है। अब ये देखो, ये द कैरिंग वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग लीज इम्प्रूवमेंट वुड हैव बीन इतने अंडर कॉस्ट मॉडल, ये तो आ गया ना आपका IS 16 वाला। और ये देखो द फोर्स्ड सेल वैल्यू ऑफ रीवैल्यूड लैंड बिल्डिंग हैज बीन असेस्ड एट इतने एंड इतने रुपीज रिस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब आपको अगर PPE का नोट बनाना आया होता मसलन, ठीक है, और PPE के नोट के अंदर जैसे होते टेबल ऑफ डिस्पोजल पहली बार आपने देखा था NG एंटरप्राइज, भाई वो क्यों नाम लिख रहा है, आज से पहले तो कभी नहीं लिखा था, थ्रू ऑक्शन या पता नहीं क्या लिख रहा था, क्यों लिख रहा है भाई, ये डिस्क्लोजर के लिए। ऐसे ही आपको एक लाइन लिखी हुई मिल जाए, रिवैल्यूएशन भी हो रही है और साथ ही लिखा हुआ है उसी पॉइंट के अंदर फोर्स्ड सेल वैल्यू इतनी है, तो समझ जाना डिस्क्लोजर के लिए है ये, तो सब नोट्स के अंदर ये लाइन एज इट इज उठा के डाल देंगे, ठीक है। बस याद रखने वाली बात क्या है, फोर्स्ड सेल वैल्यू को आपने डिस्क्लोज करना है, ठीक है। अच्छा देखें जी, एग्जाम्पल है जी एक, क्या
क्वेश्चन 12 में वो बता दिया है, लेकिन उससे पहले पढ़ा दिया होगा ना इन बच्चों को, तो इसलिए उनको एक्सप्लेन नहीं किया होगा। तो आपको उस लेक्चर में क्वेश्चन 12 का भाई कह रहे हैं कि क्वेश्चन 12 की डिस्कशन में ये पॉइंट हो गया है, लेकिन कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई होगी वहाँ पे। उसकी वजह ये थी कि उनको सवाल करने से पहले मैंने ये डिस्क्लोज बता तो रहा हूँ कि पिछली बार मैंने कैपिटल वाले डिस्क्लोजर बाद में किए थे, तो वो पहले कर लिए थे, लेकिन खैर वो दोनों तरह के डिस्क्लोजर होने के बाद 12वां सवाल हुआ था ना, तो ये अब एक्सप्लेनेशन भी ले लो, ठीक है। तो जो चीज़ रह गई वो कह रह थोड़ी सकती है, कर तो लेनी है हमने, प्लस माइनस हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्लांट है, मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिखाई थी, बस चुप करके क्या डायरेक्ट ही, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है। बुक वैल्यूज, एक प्लांट है हमारे पास जी, उसकी बुक वैल्यू है मसलन 1800 रुपये 1000 में, ठीक है ना, ये रुपीज इन 1000 चल रहा है, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, 1800 रुपये। और एक और प्लांट है, इसकी बुक वैल्यू है मसलन 450। बुक वैल्यूज में कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, बुक वैल्यूज है, ठीक है जी। फिर एक बिल्डिंग है हमारे पास, मसलन उसकी बुक वैल्यू है 19 लाख रुपए। अच्छा जी, और उसके बाद सॉरी, अच्छा उसके बाद एक हमारे पास इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट नंबर, ऐसी मैं नाम नंबर लगा रहा हूँ, इक्विपमेंट हमारा को नंबर 4 है, ऐसे नंबरिंग हो रही, नंबरिंग कई इक्विपमेंट पड़े, तो इक्विपमेंट नंबर 4 एक हमने बेचा, जैसे प्लांट 1 और 2 बेचा, बिल्डिंग नंबर 1 बेची, ऐसे ही इक्विपमेंट नंबर हमने 4 बेच दिया, ठीक है ना, ये ऐसे बस। अच्छा उसके बाद इसकी बुक वैल्यू कर लें मसलन 4,30,000, और एक व्हीकल भी हमने बेचा है, व्हीकल नंबर 3, ठीक है जी, गाड़ी नंबर 3 हमने अपनी बेची है, और ये गाड़ी हमारी बिकी है मसलन 4,20,000। कितना आता है टोटल है? 5 मिलियन पूरा, ऐसे ही हुआ है ना। इसको एक कर लो, जैसे ही ये 5 मिलियन से 1 रुपया ऊपर गया, एक बजर बज उठा, ट्रिंग की आवाज आई। क्या आवाज आई जी? ट्रिंग ट्रिंग। क्या हुआ? दरवाजा खोला तो बाहर कंपनी जैक खड़ा था, घंटी बजाई उसने, दरवाजा हमने खोला तो बाहर कौन खड़ा था जी? ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग, ओके, ट्रेडिंग, कंपनी जैक खड़ा था बाहर। हाँ भाई, किसको मिलना है? आपको ही मिलना है जी। सुना है आपके सारे डिस्पोजल इस साल के जो है उनकी एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन से ऊपर चली गई है। हमने कहा हाँ यार चली गई है। घंटी देके क्या बोला उसने? सुना है आपके ड्यूरिंग द ईयर जितने डिस्पोजल हुए थे, सारे डिस्पोजल्स की एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन से ऊपर चली गई है। हमने कहा हाँ जी है। हमने कहा ठीक है, तो फिर हर वो इंडिविजुअल एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ऊपर है, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करो और उसके बारे में ये बातें बताओ। ये बात समझ आई? फिर सुनो, पहली बात मैंने 5 मिलियन गिनती करता गया ना, एंड पे जाके मैंने 4,20,000 जब डाला तो मैंने 50 लाख पूरा किया सर, ठीक है ना। तो मैंने कहा 50 लाख पे नहीं लो, 50 लाख एक पे, फिलहाल मैं देख लॉ पढ़ लेते हैं, फिलहाल मैंने जानबूझ के एक ऊपर रख लिया, ठीक है ना। तो जैसे ये हुआ, ट्रिंग की आवाज आई, घंटी बजी बाहर, हमने जाके देखा कंपनी जैक खड़ा था। वो क्या बोल रहा है? सुना है आपके सारे डिस्पोजल्स इस साल के मिलाकर उनकी एग्रीगेट बुक वैल्यू सबकी मिलाएं तो 5 मिलियन से ऊपर चली गई। हमने कहा जी ऐसा हुआ है। उसने कहा तो अब हर वो इंडिविजुअल डिस्पोजल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है, 5 लाख या उससे ज्यादा है, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। उसको क्या करो, उसके बारे में चंद बातें बताओ। हमने कहा अच्छा, अब ये डिस्क्लोजर बनने लगा जी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जी? ये एग्रीगेट ट्रेडिंग क्या है? एग्रीगेट बुक वैल्यूज ऑफ ऑल पे, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिखा डिटेल ऑफ डिस्पोजल्स। अब प्लांट 1 है ना जी, तो बोलो प्लांट 1 और बिल्डिंग 1,
इनको नाम से अलग सेपरेटली क्या करो, डिस्क्लोज करो। ठीक है जी। और जो रिमेनिंग है ना जी, रिमेनिंग को क्या करो, 5 मिलियन, मैं 1000 में कर रहा हूँ, अब एक जो रुपया उसको माफ कर दो, ठीक है ना। इसमें से माइनस करो 1800 और 1900, तो कितना बचता है, ये 1300 अलग से। अब क्या बताओ जी, वो हमने उस दिन पढ़ लिया था। कॉस्ट बताओ जी इनकी, ये जी कॉस्ट इतनी है। बुक वैल्यू बताओ जी, बुक वैल्यू तो मुझे पता है कितनी जी, 1800, और इसकी कितनी है जी, 1900। ठीक है, और ये समझ आ रही है बात। उसके बाद जो रिमेनिंग है उनको इकट्ठा किया हो, उनकी भी कॉस्ट बेशक बता दो, उनकी बुक वैल्यूज इकट्ठी बता दो। पता नहीं इसमें क्या क्या पड़ा हुआ, हमें नहीं पता होगा, ठीक है। अच्छा खैर अभी तो बात चल रही है, तो क्या बता दो जी, इनकी बुक वैल्यू बताओ। उसके बाद क्या बोला था जी, नेक्स्ट क्या बताना है जी, याद करके बताएं क्या बताना है। डिस्क्लोजर, कॉस्ट बताओ, बुक वैल्यू बताओ, और सेल प्रोसीड्स बताओ। सेल प्रोसीड्स मसलन अब मुझे नहीं पता ना, मैं तो सिर्फ डिस्क्लोजर समझा रहा था। सेल प्रोसीड बताओ, फिर क्या बताओ जी, हाँ भाई इससे बुक वैल्यू और सेल प्रोसीड कंपैरिजन से क्या आएगा, गेन लॉस, तो वो गेन लॉस बताओ। उसके बाद पहले लिख लूँ गेन, पहले गेन और लॉस तो लिखने दो, गेन और लॉस। तो ये डिस्क्लोजर पहले पढ़ लिया था, तरतीब जहन में यही थी कि इधर से चलेंगे, लेकिन वो फिर बस शेयर कैपिटल की तरफ चले और फिर चलते ही गए। अगले दिन ना हमने वो 2 सवाल कर लिए थे ऊपर नीचे, जो मैं पहले बाद में कराता था, तो वो बस चलते गए ना, ठीक है। तो ये तरतीब आगे पीछे होती रहे, हमें इससे क्या। गेन लॉस बताओ, फिर क्या बताओ जी, पार्टिकुलर ऑफ बायर, पार्टिकुलर्स ऑफ बायर जी, वो हमारे आमिर भाई हैं जी, हमने उनको एसिड बेचा है, ठीक है जी। लेकिन इधर देखो, इसके बारे में सॉरी मैं लिखता जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया कितना जी, कितना बना था 1300, चलो 1300 लिख दिया। ये 1300 लिखने के बाद ये टोटल कितना हो गया, 5000, वो एक ना राउंड हो गया, अच्छा ठीक है, और सही है। तो 5000 मेरा यहाँ पे आ गया जी। उसके बाद आगे इसके बारे में कुछ नहीं बताने की जरूरत, इसको बेचा को, तो फिर बात वहीं आ गई ना। बस टोटल भी नहीं लिखूंगा तो काम चल जाएगा, लेकिन मैंने जरा टोटल बराबर करने के लिए लिख दिया, यहाँ पे लिखा होता है नॉर्मली, ठीक है, नोट्स के अंदर जैसे हमने देखा आज तक। पर्टिकुलर बायर, फिर मोड ऑफ डिस्पोजल, के जी ये थ्रू ऑक्शन था या थ्रू टेंडर था, ठीक है, थ्रू OLX था। और उसके बाद रिलेशनशिप विद बायर जी, ये थर्ड पार्टी थी या कोई कंपनी का एम्प्लॉय था, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई अब। तो अब असल में लॉ पूरा हुआ है आके। तो रूल क्या है जी, इफ एग्रीगेट बुक वैल्यूज ऑफ ऑल डिस्पोजल, एग्रीगेट बुक वैल्यूज ऑफ ऑल डिस्पोजल्स एक्सीड्स 5 मिलियन, तो फिर हो जाएगा ट्रिंग। और ट्रिंग का मतलब क्या है, हर वो इंडिविजुअल डिस्पोजल जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा है, उसके बारे में ये बातें बताओ। नंबर 1 कॉस्ट, नंबर 2 बुक वैल्यू, नंबर 3 सेल प्रोसीड, नंबर 4 गेन लॉस, नंबर 5 पर्टिकुलर्स, नंबर 6 मोड, नंबर 7 रिलेशनशिप। अच्छा मसलन इसी एग्जाम्पल को हम फिर लेते हैं। और इसको मैंने कर दिया जी 4,10,000, 4,10,000। हाँ जी, टोटल क्या हुआ, टोटल बताइए क्या हुआ, 4,990,000। लो जी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, नो ट्रेडिंग है, देखें जी, नो ट्रेडिंग। जब कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, अच्छा अब देखो
नोट रिंग तो नो डिस्क्लोजर। अब आप कहोगे ये तो कोई बात ना हुई, ये तो कोई बात ना हुई, इसमें इंडिविजुअल 18 लाख 19 लाख वाला भी पड़ा है। हमने कहा सॉरी, लॉ कहता है नो ट्रेडिंग तो नो डिस्क्लोजर। ठीक है, तो फिर आपने चूंकि बुक वैल्यूज, एग्रीगेट ऑफ बुक वैल्यूज 5 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा, इसलिए कोई डिस्क्लोजर नहीं बनेगा, कोई डिस्क्लोजर नहीं बनेगा। गॉट इट? इसकी पिक्चर लो अगर लेनी है तो। ट्रेडिंग है क्या वैसे? ट्रेडिंग है क्या? ट्रेडिंग तो लिख दूं, ट्रेडिंग है क्या? एग्रीगेट बुक वैल्यूज ऑफ all disposals exceeds ₹5 million। ये है हमारी ट्रेडिंग। तो अगर ये ट्रेडिंग ना हुई तो फिर कोई डिस्क्लोजर नहीं बनेगा। अब चलें अपने BSZ वाले सवाल पे दिमाग में लेकर आए, तो उस अकेले की बुक वैल्यू कितनी थी, जरा जाकर जरा चाती मारे। अल्लाह करे मेरे पास पास पेपर खुला हो, एक मिनट, जरा एक मिनट दीजिएगा मुझे। नहीं खुला, चले जाते हैं जी। बताइए जी, बुक वैल्यू कितनी थी? मैं खुद आ गया हूं, आप रहने दें, आप ना बताइए, मैं खुद आ गया हूं जी, बड़ी मेहरबानी है आप लोगों की। लो जी, उस अकेले की ही बुक वैल्यू खुद कितनी थी भाई? 15 मिलियन कॉस्ट है, 10 मिलियन, तो ये तो अकेला ही 5 मिलियन पे पहुंच गया था। ठीक है, सही है, बात समझ आ रही है? तो फिर इसलिए हमने इसका डिस्क्लोजर बना दिया था। ओके, अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कल आपने किया। इसमें देखें जी, डिस्पोजल कहाँ पे लिखा हुआ है जी? कहाँ है भाई इसमें? कहाँ है जी? कौन सा पॉइंट है, बताएंगे? आप कह रहे थे इसमें है जी, मुझे तो कहीं नजर आ रहा। है 10 में है? अच्छा चलो, मैं भी कहूँ इसमें कहाँ आ गया 10 में। ये 10 के अंदर पॉइंट 4 है। 30 जून पे आ मशीन ओरिजिनली परचेज फॉर 30 मिलियन वाज ऑक्शन टू बीटा ट्रेडर फॉर द फुल अमाउंट ऑफ प्रोसीड वाज। वो तो गलती होगी, नहीं तो बाद में देखेंगे, ये तो बाद की बात है, ये तो आपने बाद में देखी होगी। ठीक है, वो तो गलती तो बाद में, सही बचपन से करते आ रहे हैं गलतियां सही लोगों की आप। ये असल में बात मतलब कि एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल कैरिंग अमाउंट ऑफ मशीन वाज। अब देखो ये अकेला ही क्या हो गया, ये अकेला ही 5 मिलियन से ऊपर चला गया, और डिस्पोजल हो ना हो, लेकिन लॉ तो हमने पढ़ना था ना। ठीक है, समझ आई बात? ठीक है, तो यहाँ पर फिर क्या करना है, इसके बारे में चंद बातें आपने डिस्क्लोज करनी थी। ठीक है, वो चंद बातें अभी हमने पढ़ ली। ओके, अब इधर आए जी, अब ज़रा लॉ से पहले एक और एग्जाम्पल भी पढ़ लें, ये जल्दी से कर लें, ये एग्जाम्पल देर नहीं लगानी। हाँ जी, डिटेल, ये सेल्फ टेस्ट है वैसे तो। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डिस्पोज ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। अब पहले सबसे हमने आके पकड़ा इसको, बुक वैल्यू, एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन से ऊपर चली गई, तो क्या हो गया जी? ट्रिंग, क्या हुआ जी? ट्रिंग। अब हर वो इंडिविजुअल एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है, उसको क्या कर देंगे आप? सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, उनको अलग अलग रखेंगे। ठीक है जी, और उनके बारे में वो 5-7 चीज़ें बताएंगे, जबकि रिमेनिंग जो हैं उनको कंबाइन करके अदर में डाल दें। ठीक है जी, और अदर में डाल दें, ना भी डालें, खैर है, कोई किसी ने मना नहीं करना आपको, लेकिन बेहतर ये होता है अभी आपको डिस्क्लोजर दिखाता हूँ। ठीक है ना, इनको अदर्स करके इकट्ठा कर दें। ओके हो गया? सही है? अच्छा, अब ज़रा 1 मिनट के लिए ना हम जाके डिस्क्लोजर देख लें। ये बड़ा अच्छा डिस्क्लोजर बना हुआ है। फिर आगे निकल गया हूँ ना मैं। बताना मत मुझे, पेज नंबर ना बताना मुझे फॉर्मेट का, रहने दो, मुझे मिल गया, रहने दो। ये देखो जी, आप एसेट साइड स्टार्ट हो चुकी है,
पहले हम जो चले हैं, अच्छा इत्तेफाक की बात है हमारी बैलेंस शीट में पहले ना एसेट साइड थी, बहरहाल आप इधर से चला दिया आपने मुझे। ये देखो जी, इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल नंबर 3 यही था बल्कि। अच्छा है, यहाँ पे क्या आ गया जी, आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल, फिर वो इशू सब्सक्राइब वाला, शेयर इशूड फॉर अदर देन, वही वाली बातें लिखी हुई हैं। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म लोन, फिर हमने यहाँ से ये करंट पोर्शन भी अलग करना होता है, फिर शॉर्ट टर्म लोन, फिर ट्रेड अदर पेबल्स पढ़ा, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट और कंटिजेंसीज एंड कमिटमेंट देख लिया। अब शुरू हुआ जी पीपीई। सबसे पहले बैलेंस शीट में एसेट साइड का कौन सा नोट है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसके अंदर ये तो हो गया आपका IS 16 का नोट, जाना पहचाना नोट, ठीक है। उसके बाद ये चेक करें जी, तो ये अभी नहीं, ये चेक करें जी, डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर आर एज फॉलोज। प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा लगता है को फैक्ट्री बेची, इसमें बहुत सारा प्लांट मशीनरी बिका है, तो ये इन सबकी कॉस्ट आ रही है, अब रुपीज इन 1000 है, ठीक है। और ये इनकी क्या आ रही है जी, बुक वैल्यूज। अब इनकी बुक वैल्यूज और व्हीकल्स भी आ रहे हैं, आगे भी चल रही है कहानी। टोटल ये पड़ा हुआ है, ये है जी टोटल बुक वैल्यूज, ये ऐसे ही है, चेक करो, ये कहानी चलती आ रही है ना, ये बुक वैल्यूज आती आ रही, प्लांट मशीनरी बेचा, ये व्हीकल बेचे, और फिर ये बाकी क्या है, एसेट्स विद बुक वैल्यू ऑफ लेस देन 5 लाख, वो हमने यहाँ इकट्ठे कर दिए अदर्स कह के, और ये क्या हो गया हमारा 2014 का क्लोजिंग। अब ये क्या है, ये 5 मिलियन से एग्रीगेट बुक वैल्यू 5 मिलियन से ज़्यादा है, 5000 से ज़्यादा है, 133, 5000 से तो बहुत ज़्यादा है। फिर हर वो इंडिविजुअल एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा है वो डिस्क्लोज होना है। अब ऊपर जितने पड़े हुए हैं इसके अलावा उनमें से कोई ऐसा नहीं होगा जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख से नीचे हो। चेक कर लो 7, 6, 5, 5, 9, 9, इस तरह से करते करते देख लो, सारे के सारे कोई 5 लाख से नीचे हो ही नहीं सकता, डिस्क्लोजर है, ठीक है ना। अब इनके बारे में क्या बताया हमने, कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, गेन लॉस, मोड ऑफ डिस्पोजल क्या है जी, निगोशिएशन, इकबाल भाई को बेचा है, रिलेशनशिप क्या है जी, थर्ड पार्टी है। फिर व्हीकल्स, ये नॉर्मली कंपनीज करती हैं कि व्हीकल्स को अपने मैनेजरियल स्टाफ को जिनको दिया होता है 3-4 साल बाद नई गाड़ी दे देते हैं, उन्हें कहते हैं तुम बुक वैल्यू पे रख लो, नॉर्मली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो व्हीकल्स की कॉस्ट, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड, फिर गेन लॉस, फिर मोड ऑफ डिस्पोजल क्या है, कंपनी की पॉलिसी है कि जब यूजफुल लाइफ का एंड होता है तो बुक वैल्यू के ऊपर ही हम जो है वो उसको ट्रांसफर कर देते हैं। यूजफुल लाइफ का एंड मतलब नहीं होगा पहले बेच दी मसलन, हम 3-4 साल बाद, हालांकि हमने 20 साल, 15 साल, 10 साल को रेट रखा होगा, पॉलिसी है अपनी, 5 साल बाद कहते हैं यार तुम ही रख लो, मेंटेनेंस में ज़्यादा आ रही होती है ना, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, तो कंपनी क्या करती हैं, वो कहती हैं यार ये तुम ही रख लो, हम बुक वैल्यू पे कर दो और नई गाड़ी लेके जो है वो अपने स्टाफ को, जो गाड़ियाँ बदलते रहते हैं अक्सर मैनेजर्स वगैरह, तो कंपनी जो है उन्हीं को ही बेच देती है, बुक वैल्यू भी रख लो। कंपनी की पॉलिसी होती है, फिर सबके लिए एक जैसी होती है, ठीक है, ओके। तो कंपनी पॉलिसी है, और ये शेफैन को उन्होंने बेचा है और ये एम्प्लॉई है, ठीक है। ऐसे ही ये हुमायूं, अजहर अली, तो क्या है, ये सारे एम्प्लॉई हैं, कंपनी पॉलिसी के तहत इनको ये चीज़ें बेची गई। तो बात समझ आ रही है। ये डिस्क्लोजर अगर आप एक नज़र देखना चाहें एक दफ़ा तो कोई हर्ज नहीं है, पैकेजेस की 5 स्टेटमेंट में भी देख लें, ताकि आपको पता तो कि हम भी वही काम कर रहे हैं जो होना चाहिए, जो होता आया है, ठीक है। आगे तो नहीं निकल गए, हाले शुरू नहीं हुआ काम, कंटिजेंसीज आ गई जी, ओके। ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट, ये पीपीई का नोट आ गया, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये यहीं से उठाया हुआ है, शेफान होना चाहिए था, शेफान नहीं। तो ये जी व्हीकल्स बेचे हैं जी, एम्प्लॉयज को बेचे हैं, ठीक है, और कॉस्ट है, बुक वैल्यू, सेल प्रोसीड है, गेन लॉस है, मोड ऑफ, समझ आ रही है बात। ये देखें जी, ये रिलेटेड पार्टीज को बेची हैं, निगोशिएशन के जरिए बेची, आउटसाइड पार्टी को बेची है हमने कोई चीज़, ठीक है जी। तो ये क्या है, डिटेल ऑफ डिस्पोजल। आगे व्हीकल एम्प्लॉयज को बेचे हुए हैं, कंपनी पॉलिसी है, सुभान अल्लाह, 2-2 साल का कंपैरेटिव मान रहा होता है ना, फिर CWIP सही है। तो क्या है जी, रूल क्या है, लॉ क्या है, लॉ क्या है, अब लॉ पढ़ते हैं, अब लॉ पढ़ लेते हैं। ये नंबर 4 डिस्क्लोजर है, फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड चौथा डिस्क्लोजर है। in case of sale of fixed asset, if aggregate book value of assets exceed 5 million, मैंने इसीलिए एक ऊपर कर दिया था कि लॉ में क्या लिखा हुआ है, exceed 5 million, अगर ऐसा हो जाए तो फिर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ ईच एसेट
विच हैज बुक वैल्यू ऑफ 500,000 और मोर, यहां पे 5 लाख भी शामिल कर दिया उसने, शैल बी डिस्क्लोज। क्या बताओ जी, कॉस्ट या रीवैल्यूड अमाउंट जो भी हो, फिर बुक वैल्यू, फिर सेल प्राइस, फिर मोड ऑफ डिस्पोजल, फिर पर्टिकुलर ऑफ बायर, फिर गेन और लॉस, और फिर रिलेशनशिप। ठीक है, तो हमने 7 लिखे थे, यहाँ पे उसने एक इकट्ठा कर दिया ना एक जगह पे, वो सेल प्राइस और मोड, तो इसलिए हमारे 7 थे, इधर 6 आ रहे हैं। ठीक है जी, तो लॉ अब हमने पढ़ लिया। ठीक है, कि अगर सेल ऑफ फिक्स एसेट है तो एग्रीगेट बुक वैल्यू ऑफ ऑल फिक्स एसेट्स जो डिस्पोज हुए हैं वो अगर 5 मिलियन से ज्यादा है तो फिर हर वो इंडिविजुअल एसेट जिसकी बुक वैल्यू 5 लाख या उससे ज्यादा हो उसके बारे में ये चीजें डिस्क्लोज करनी। ठीक है, अब हमने इसको देख भी लिया, तो इसके साथ अब लिखवाओ जी मुझे। सबसे पहले तो पास पेपर 1 हमने किया था, ऐसे ही है, पेज नंबर कौन सा था? पास पेपर 1, मैं खुद ही देखूं जाके, वो भी आगे पीछे हो गया जी, अब आप ही बता दें जी। 210 पे पास पेपर 1 प्लस अभी हमने जाकर देखा डिस्क्लोजर अपनी मॉडल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो 10.2 पेज 180 पे नोट नंबर जी 10.2। ठीक है जी, और बस काफ़ी। ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे फिक्स्ड एसेट के डिस्क्लोजर चल रहे हैं। एक मेन डिस्क्लोजर ये जो अभी रहता है, वरना मैं आपको बताऊं ये हम बना चुके हैं। पास पेपर 2 बनाना में हमने यही बनाया था, पास पेपर 1 में भी छोटा सा बनाया था, लेकिन असल रिसीवेबल्स वाला याद करो, इसमें हमने कहा था कि आपने बताना है रिश्तेदारों वाले को अलग करके। ठीक है, करंट एसेट्स का बना चुके हैं हम, और उसके बाद ये कोई लोन एंड एडवांसेस के बारे में थोड़ी सी गपशप है। ठीक है, और फिर कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि थोड़े से डिस्क्लोजर, ज़्यादा नहीं है, इसलिए हिम्मत करनी है। एक छोटी सी ब्रेक देता हूँ, यहीं पे 2-4 मिनट बैठ लें, उसके बाद फिर इसको शुरू करते हैं। ये डिस्क्लोजर्स ख़त्म कर लेते हैं। वैसे तो बड़ा कुछ सोचा था आज मैंने, लेकिन आप लोगों ने ना आज 45 मिनट ज़ाया किए, 15-20 मिनट मैं ज़ाया किए थे। हाँ, 45 मिनट्स हो गए थे ज़ाया हैं, तो 15 मिनट मेरे और 45 मिनट तुम्हारे, 1 घंटा गया ना। ठीक है, चलें, बहरहाल ब्रेक करते हैं, पार्ट 1 क्लोज कर दें।